हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू टुडे सेशन। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज में हैलोजिनेशन। तो देखिए, हैलोजिनेशन एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि जो ये हैलोजिनेशन होता है, ये होता क्या है, ये किस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रोसीड होता है और ये किस तरीके से प्रोसीड होता है। ये सारा डिटेल्स हम आज इस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हैलोजिनेशन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हैलोजिनेशन को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं उसमें? हैलोजिनेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच one or more hydrogen atom in an organic compounds are replaced by halogen atoms like fluorine, chlorine, bromine और iodine। तो इस तरीके के जो भी रिएक्शंस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी देखिए, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर वहां पे जाके हैलोजन एटम एड ऑन होता है और वहां से किसी को बाहर निकाल के एड ऑन होता है, तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजिनेशन का नाम देते हैं। तो आइए अब हम जो हैलोजिनेशन टर्म है, उस हैलोजिनेशन का टर्म का मतलब हमने समझ लिया। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं कि जो हमने डेफिनेशंस में बात बोली है, क्या वो हैलोजिनेशन को हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू हम ये बात करेंगे। जैसे देखिए, आपके पास क्या है? CH4 है। ठीक है, और CH4 का अगर आप रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? X2 के साथ करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, X2 हैलोजन मॉलिक्यूल होगा जहां पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो अगर जब भी यहाँ पे रिएक्शंस होगा तो इसके लिए कुछ ना कुछ हीट का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से हम HNO ले रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ से आपको एक प्रोडक्ट मिला और वो मूला CH3Cl, और यहाँ से आपको क्या निकल गया? बाहर HCl निकल गया। ठीक है, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अभी आपके पास हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे। सॉरी, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन थे? 4 हाइड्रोजन थे। और जब इसने इस X2 के साथ रिएक्ट किया, किसके साथ रिएक्ट किया? X2 के साथ रिएक्ट किया, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अब इसके पास कितना हाइड्रोजन हो गया? 3 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक क्या हो गया? हेलोजन एटम आके अटैच हो गया। मैं यहाँ पे हेलोजन लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक हेलोजन एटम आके ऐड हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे आप देखिए, एक हेलोजन एटम और एक यहाँ से हेलोजन के साथ हाइड्रोजन बाहर निकल गया। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें से एक हेलोजन एटम ने क्या किया कि यहाँ के एक हाइड्रोजन एटम को क्या किया? बाहर निकाल दिया, खत्म किया यहाँ से। और वो बाहर निकाल के क्या बना लिया? HX बना दिया। और जो दूसरा वाला हेलोजन एटम था, वो हेलोजन एटम इस हाइड्रोजन की जगह पे जाके क्या हुआ? अटैच हो गया। और देखिए, अब आपके पास क्या बन गया? CH3X बन गया। यानी देखिए, यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम को एक हेलोजन एटम ने क्या किया? रिप्लेस कर दिया और उसके पोजीशन को जाके एक्वायर कर लिया। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट बना CH3X। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपने क्या देखा? डेफिनेशन में क्या देखा कि जब हेलोजन एटम वन या मोर देन वन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके, ठीक है, और प्रोडक्ट बनाता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजिनेशन बोलते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब देखिए, यही केस हम फिर से दिखा रहे हैं। इसमें आपको क्या है कि फिर से हम इस रिएक्शंस को प्रोसीड करा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि अब रिएक्शन जो है कुछ इस तरीके से, आपके पास CH3 है और ये आपका क्या है? X है। और ये फिर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? X2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। प्रेजेंस हमने यहाँ पे HNO का लिया है। तो अब क्या देख रहे हैं? अब आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है CH2, और यहाँ पे बन गया क्या? X2। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या निकल गया? यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं जी? यहाँ पे X लगा रहे हैं, क्योंकि हम X2 के जगह पे अगर Cl लेंगे तो Cl आप लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं HX। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? अब देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास क्या था पहले से? आपके पास पहले से यहाँ क्या था? पहले से यहाँ पे आपके पास हैलोजन एटम था।
अब क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ, अब फिर से एक हाइड्रोजन एटम को एक हैलोजन एटम ने क्या किया, रिप्लेस करके इसके जगह पे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो हैलोजन एटम यहाँ पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि एक हैलोजन एटम पहले से था। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से एक हैलोजन और ये एक हाइड्रोजन मिलके क्या बना लिया, HX बना लिया, बाहर निकल गया। और जो दूसरा हैलोजन था वो इस हाइड्रोजन की जगह पे जाके क्या किया, पोजीशन को एक्वायर कर लिया। और इस तरीके से आप देखिए अब आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे CH2X2 का फॉर्मेशन हो गया। तो आप क्या देखिए, पहले वाले में आप क्या देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से बाहर निकल रहा था, दूसरे वाले केस में आपने क्या देखा, टू हाइड्रोजन एटम आपको क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो अगर इसी तरीके से इस रिएक्शंस को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि जितना इसके पास हाइड्रोजन एटम है वो सारे के सारे हाइड्रोजन एटम को ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। और फाइनली तब जाके ये रिएक्शंस रुकेगी। तो अगर फिर से अगर ये रिएक्शंस में कराऊं, आपके पास है CH2 और ये आपके पास क्या है, X2 और X है, CX2 और X2 मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ X2। और फिर से अगर ये रिएक्शंस आप किसके साथ करा रहे हैं, X2 के साथ करा रहे हैं, परजेंस में आप यहाँ पे H न्यू लिए हुए हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, अब ये कुछ प्रोडक्ट इस तरीके से बनाया, अब CHX3 बनाएगा और फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, HX बाहर निकल जाएगा। फिर से आप इसको समझिए। अब इसमें देखिए क्या है, आपके पास पहले से क्या था, आपके पास पहले से यहाँ पे क्या था, X2 था, ठीक है। और यहाँ पे पहले से X2 था। और आप क्या देख रहे हैं कि जब ये रिएक्शंस हो रहा है तो उस रिएक्शंस में आप देखिए क्या हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस रिएक्शंस में अब एक और हाइड्रोजन एटम को हैलोजन एटम ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। जैसे देखिए यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये हैलोजन एटम है। तो इसमें से एक हैलोजन एटम ने क्या किया कि इस HX के साथ रिएक्शंस करके क्या बना लिया, HX बना लिया। और दूसरा जो हैलोजन एटम है वो उसके जगह पे जाके उसके पोजीशन को एक्वायर करके, अब देखिए पहले जहाँ पे आपके पास क्या था, CH2X2 था, अब ये क्या बन गया, CHX3 बन गया। यानी यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से आपने दो हाइड्रोजन निकाला, अब यहाँ से आपने कितना हाइड्रोजन निकाल दिया, तीन हाइड्रोजन निकाल दिया। तो हाइड्रोजन निकल रहा है और उसके जगह पे क्या अटैच हो रहा है, तो उसके जगह पे जो अटैच हो रहा है वो अटैच हो रहा है हैलोजन एटम। तो क्या आप इस रिएक्शंस को हैलोजिनेशन बोलेंगे, तो बिल्कुल बोलेंगे, इस हैलोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है। जैसे देखिए आपके पास फिर से हम इस रिएक्शन को कराएं, अगर CH3X3 को फिर से हम किसके साथ रिएक्ट कराएं, X2 के साथ अगर रिएक्ट कराएं और फिर यहाँ पे हम परजेंस ले लें क्या, H न्यू का, तो आप क्या देखेंगे कि अब पूरा का पूरा जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल गया और यहाँ पे बन गया CX4 और फिर से यहाँ से आपको क्या निकल गया, HX निकल गया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं। तो इसको आप फिर यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, पहले से आपके पास क्या है, X3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप X3 लगा दीजिए और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अब प्रोडक्ट में आपके पास क्या बन रहा है, तो प्रोडक्ट में आपको बन रहा है X4। तो अब क्या हुआ होगा, तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ अब एक हाइड्रोजन एटम क्या है, शेष बचा हुआ है। इसको यहाँ से ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ मिलके और क्या बना लिया, HX बना लिया। और दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन एटम इसके जगह पे आके इस कार्बन के साथ क्या हो गया, लिंक बना लिया, कोवेलेंट लिंक बना लिया और आपको क्या बन गया, तो यहाँ से बन गया आपको CX4। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ से एक H बाहर निकला, यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ से 2H बाहर निकला, यहाँ से कितना 3H बाहर निकला और यहाँ से आप क्या देख रहे हैं 4H बाहर निकला। तो अगर आप कंडीशन देते जाएंगे तो ये हैलोजन एटम क्या करेगा, बारी बारी से हर एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता जाएगा और उसकी जगह को क्या करेगा, अक्वायर करता जाएगा। और एक्चुअली यहाँ पे हैलोजन एटम इसके हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर रहा है और जाके वहां पे आपको क्या कर रहा है, अक्वायर कर रहा है उसके पोजीशन को। यानी एक जा रहा है और एक आ रहा है। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जो आपका हैलोजिनेशन होता है उसमें सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और उसमें एडिशन भी हो सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्योंकि अगर कोई एक एटम बाहर निकल रहा है और उसके जगह पे कोई एटम आ रहा है, यानी कोई दूसरा एटम इस एटम को बाहर निकाल के तब उसके जगह को अक्वायर कर रहा है, तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिपेंड करेगा
कि किस तरीके का हो सकता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, वो हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया कि कैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका जो हैलोजिनेशन है, ये हैलोजिनेशन आपका यहाँ पे हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। डेफिनेशन से आप समझ लीजिए, आपने पढ़ा कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड से वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है हैलोजन एटम से, और ये हैलोजन एटम क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। तो इस तरीके के जो रिएक्शंस होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं, इस तरीके के ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि जो गिवन एग्जांपल है, क्या ये एग्जांपल हैलोजिनेशन का एग्जांपल है क्या। अभी हमने CH4 वाला एग्जांपल देखा और उसमें हमने तो देखा कि डेफिनेशन जो बोला गया है वो डेफिनेशन वहां पे फॉलो हो रहा है, तो हम उसको हैलोजिनेशन का नाम देंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, इस एग्जांपल में हमने क्या किया है कि हमारे पास एक एल्कोहल है, मान लीजिए आपके पास इस तरीके से हम यहाँ पे एक एल्कोहल ले रहे हैं और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, HX के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं, HX के साथ करा रहे हैं, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं कि जब ये रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अब X आके अटैच हो जा रहा है और यहाँ से H2O क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ग्रुप को, ठीक है, इस X ने क्या किया, यहाँ से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ से आपका ये OH और इसका H बाहर निकल के क्या बना दिया, H2O बना दिया, ठीक है। और फाइनली OH के जगह पे आकर कौन अटैच हो गया, तो OH के जगह पे आकर यहाँ पे कौन अटैच हो गया, तो यहाँ पे X एटम आके अटैच हो गया। तो देखिए यहाँ पे X ने क्या किया कि इस H2O को क्या किया, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आप क्या देख रहे हैं, फाइनली यहाँ पे इस कंपाउंड में क्या एडिशन हो गया, तो हैलोजन का एडिशन हो गया। तो इस तरीके के रिएक्शंस में, इस तरीके के रिएक्शंस को भी हम लोग क्या बोलेंगे, हैलोजिनेशन बोलेंगे, ठीक है। और ये किस तरीके का हैलोजिनेशन है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, तो एग्जांपल में आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके का बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसका रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं, X2 के साथ करा रहे हैं। और यहाँ पे आपने कुछ लिविस एसिड ले रखा है, मान लीजिए आपने यहाँ पे आयरन लिया है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि आप जब प्रोडक्ट देख रहे हैं तो प्रोडक्ट में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए ये हर एक जगह क्या है, यहाँ पे हर एक जगह हाइड्रोजन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, सभी जगह हाइड्रोजन है। लेकिन प्रोडक्ट में आप क्या देख रहे हैं कि अब प्रोडक्ट में जो आपका एक हाइड्रोजन जो है वो आपको रिप्लेस हो गया है और उसके जगह पे क्या आ गया है, तो उसके जगह पे हेलोजन आ गया। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, हेलोजन आ गया है। और फिर यहाँ से आपको क्या निकल गया है, तो यहाँ से निकल गया HX। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे देखिए इस HX में, मतलब इस X2 में से, ठीक है, एक X जो है एक H को बाहर निकाल के ले गया और HX बना लिया, और दूसरा जो X एटम है वो आके इस हाइड्रोजन के पोजीशन को एक्वायर कर लिया। तो ये भी एक तरीके का क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि किसी को हटा के जब कोई एटम आता है तो उस कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस वाले रिएक्शंस को आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, CH2 है और ये डबल बॉन्ड क्या है, CH2 है, और इसमें आप किसको रिएक्ट करा रहे हैं, X2 का रिएक्ट करा रहे हैं, और यहाँ पे आपने मान लीजिए CCl4 ऐसा ले रखा है। तो अब देखिए यहाँ इधर आपने क्या देखा था कि जहां भी सिंगल बॉन्ड था उस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा था। CH4 में भी देखे, CH4 में भी C और H के बीच में सिंगल बॉन्ड था और इसका आपने ब्रेक किया। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है और यहाँ भी देखिए C और इस ग्रुप के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड को जब ब्रेक किया जाता है तो वैसे केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। लेकिन अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो पहले डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं टूटेगा, मतलब पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड यहाँ नहीं टूटेगा। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड में बदलेगा, और जब भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदलेगा तो वैसे कंडीशंस में आप क्या देखेंगे
तो वैसे कंडीशन में आप देखेंगे कि एडिशन रिएक्शन हो रहा है। ऐसे कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे कि एडिशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने देखा कि जब आपने CH4 के साथ रिएक्शन कराया, आपने अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया, आपने बेंजीन के साथ रिएक्शन कराया, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। जबकि आपने एल्कीन के साथ रिएक्शन कराया, डबल बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराया, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हैलोजिनेशन होता है वो किस तरीके से प्रोसीड होता है। तो हमने पढ़ा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फिर हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर हमने पढ़ा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो अभी हमने मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि देखिए सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो रहा है और कहाँ पे आपका एडिशन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन होने के लिए सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, कार्बन और जो ग्रुप बाहर निकल रहा है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और अगर आपके पास डबल बॉन्ड आ गए तो वैसे केस में वहां डबल बॉन्ड अब सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा, तो इस कंडीशंस को हम लोग एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देख रहे हैं और आपको बताना है कि क्या ये हैलोजिनेशन रिएक्शन है क्या। तो एग्जांपल फिफ्थ की बात करते हैं हम, और फिफ्थ में हम बेंजीन रिंग ले रहे हैं और इस बेंजीन रिंग से हम एक साइड चेन अटैच कर रहे हैं और इसका रिएक्शन हम X2 के साथ कर रहे हैं और यहाँ पे हम हाई टेम्परेचर या HNU देंगे। ऐसे केस में जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे CH2 और यहाँ पे X बन रहा है और यहाँ से HX बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हुआ है कि इस कंपाउंड में पहले हैलोजन नहीं था, लेकिन इस कंपाउंड में हैलोजन है। और क्या हुआ है, तो देखिए यहाँ पे इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम था, अब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये हैलोजन एटम ने क्या किया कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, ठीक है, और एक हैलोजन एटम उसके साथ HX बना लिया और दूसरा हैलोजन एटम इसके साथ आके क्या हुआ, अटैच हो गया। तो आप फाइनली क्या देख रहे हैं, इस कंपाउंड में क्या ऐड हो रहा है, हैलोजन एटम ऐड हो रहा है। और ये कैसे ऐड हो रहा है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप यहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और हैलोजन को वहां पे रख रहे हैं, यानी हैलोजन रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन एटम को। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और ये CH3। ठीक है, देखिए याद रखिएगा इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइलिक। दिस इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन एटम। तो अब यहाँ पे जब आप रिएक्शंस कराएंगे X2 के साथ, ठीक है, और यहाँ पे आप HNU लेंगे, तो ऐसे केस में जो रिएक्शन होगा कुछ इस तरीके से होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आपको हुआ CH2 और यहाँ पे जुड़ गया HX, यहाँ X जुड़ गया और यहाँ से बाहर क्या निकल जाता है, HX बाहर निकल जाता है, प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, HX बाहर निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपके पास ये कंपाउंड था और इस कंपाउंड का आपने क्या किया, HNU के साथ रिएक्शन कराया, किसके, HNU के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया X2 के साथ। तो आपने क्या देखा कि अब जो नया कंपाउंड बन रहा है उस नए कंपाउंड में आके हैलोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और ये कैसे ऐड हो रहा है, तो इस कार्बन पे ऐड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस किया है और एक हैलोजन एटम वहां पे उसके साथ HX बनाया है और दूसरा जाके उस हाइड्रोजन के पोजीशन को एक्वायर किया है। तो इस तरीके के जो केस होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हैलोजिनेशन है। और एक्चुअली ये हैलोजिनेशन में रिप्लेस्ड हो रहा है हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन एटम, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि आप इस रिएक्शंस को कैसे समझेंगे कि हैलोजिनेशन है या हैलोजिनेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप इस सारे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कौन हैलोजिनेशन कहलाएगा। ठीक है, और हैलोजिनेशन किस तरीके से होता है वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग हैलोजिनेशन के मैकेनिज्म को देखते हैं। देखिए मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कोई भी रिएक्शंस किस तरीके से प्रोसीड हो रहा है, कितने स्टेप्स में प्रोसीड हो रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग मैकेनिज्म बोलते हैं। तो जो आपका हैलोजिनेशन होता है, दिस रिएक्शन कैन अकर्स थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म इंक्लूडिंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। तो
इतने तरीके से हैलोजिनेशन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपने पोजीशन को बनाता है, यानी इतने तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन अपने आप को ऐड करता है। और हम जानते हैं कि हैलोजन का ऐड होना ही क्या कहलाता है, हैलोजिनेशन कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा है उतना ही टाइप्स के आपके हैलोजन रिएक्शंस भी मिलेंगे। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैलोजिनेशन के टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ हैलोजिनेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगा आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको मिलेगा। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ हैलोजिनेशन रिएक्शन है जिसके थ्रू हम लोग हैलोजन एटम को ऐड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो अब इसको हम वन बाय वन करके समझेंगे और इस पे बेस जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे, किस तरीके से एक रिएक्शंस को दूसरे रिएक्शन के साथ हम लोग क्लब करके क्वेश्चन पूछेंगे। ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हैलोजिनेशन रिएक्शंस को देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से होता है। तो स्टार्ट करते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। तो देखिए अगर आप एल्केन्स में हैलोजिनेशन की बात करते हैं तो हैलोजिनेशन का मतलब आप समझ चुके हैं कि एल्केन्स में अगर हैलोजिनेशन की बात करेंगे तो हैलोजन एटम आएगा और एल्केन की हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करेगा और वहां पे अपने पोजीशन को बनाएगा। तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। यानी यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो हैलोजिनेशन होगा एल्केन में वो किस कंडीशन में होगा, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। यानी हैलोजिनेशन टेक्स प्लेस आइदर, इसके लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए, एट हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर का रेंज कितना है 573 केल्विन टू 773 केल्विन, या और क्या हो सकता है डिफ्यूज सनलाइट हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो कहीं भी अगर आपके पास एल्केन है और उसके साथ हैलोजन दिया गया है और ये कंडीशन है कि वहां पे हाई टेम्परेचर दिया गया है, या डिफ्यूज सनलाइट, सनलाइट का कैसे देखेंगे वहां पे एच न्यू लिखा रहेगा, या अल्ट्रा वायलेट लाइट वहां भी आपको एच न्यू लिखा रहेगा। तो इस कंडीशंस में आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यहाँ पे एल्केन का हैलोजिनेशन होगा। अब देखिए हम जो बात कर रहे हैं कि अगर एल्केन के साथ हैलोजन एटम्स की रिएक्टिविटी चेक की जाए तो इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए अगर हम रिएक्टिविटी की ऑर्डर देखें तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी एल्केन के साथ सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, और सबसे कम जो रिएक्टिविटी होता है वो आयोडीन का रिएक्टिविटी होता है। यानी इस ऑर्डर से आप ये पहचान गए कि अगर आपके पास रिएक्टिविटी की बात की जाए तो आप क्या देखेंगे कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है हैलोजन का किसके साथ, एल्केन के साथ, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, और सबसे कम रिएक्टिव जो होता है वो आपका होता है दैट इज आयोडीन। अब देखिए यहाँ पे जो फ्लोरीन होता है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, वहां पे इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है कि उसको कंट्रोल करना इजी नहीं होता है। तो फ्लोरिनेशन इज टू मच वायलेंट टू कंट्रोल, ये पॉइंट याद रखेंगे अपने को। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे कि जो अभी हमने बोला कि जो आयोडीनेशन है, आयोडीनेशन वेरी स्लो रिएक्शन होता है और इसलिए ये रिएक्शन रिवर्स कर जाता है। इसलिए जब भी आपको एल्केन का आयोडीनेशन कराना होगा तो ऐसे केस में आपको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रेजेंस लेना होगा। यानी ऑक्सीडेशन आयोडीनेशन जो होगा वो कैरिड आउट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 और HiO3। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शंस को रिवर्स नहीं होने देते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो देखिए आइए अब हम ये समझते हैं कि आखिर जो हम आयोडीनेशन की रेट की बात कर रहे हैं कि जो आयोडीनेशन होता है वो वेरी स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है। इसलिए ऐसे केस में हम लोग वहां पे क्या करते हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमने देख लिया कि आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एल्केन है, और इस एल्केन का रिएक्शन अगर आप किसके साथ करा रहे हैं, आयोडीन के साथ करा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3I बनेगा और साथ ही साथ HI बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो HI है, ठीक है,
इस HI के बीच का भी बॉन्ड जो होता है वो वीक नेचर का होता है, और C और I के बीच का भी बॉन्ड जो होता है वीक नेचर का होता है। तो अब क्या करेगा कि ये जो HI है वो फिर से इस CHI को रिड्यूस करेगा, यानी यहाँ से फिर ये क्या करेगा, H को यहाँ से ले लेगा और ये फिर I2 बन जाएंगे। तो ये फिर रिएक्शंस किधर की तरफ प्रोसीड हो जाएगा, बैक साइड की तरफ प्रोसीड हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड ही रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर दें HiO3, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये HiO3 इस HI के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और इससे रिएक्ट करके ये इसको किस में बदल देगा, आयोडीन में बदल देगा, और साथ ही साथ वाटर में बदल देगा। ठीक है, तो अब इसको आप देख लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो इस वाले को क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट साइड से HI को रिड्यूस कर रहा है, और HI को रिड्यूस करने से अब रेट किधर की तरफ फॉरवर्ड होगा, रेट किधर की तरफ बढ़े जाएगा, मतलब रिएक्शन किधर की तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। और साथ ही साथ आयोडीन का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो अब आयोडीन और यहाँ पे इसको हेल्प करेगा आयोडीनेशन होने में। तो यही रीजन है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी CH4 का रिएक्शन आयोडीन या अल्केन का रिएक्शन हम आयोडीन के साथ करते हैं, तो आप वहां पे देखे होंगे कि वहां पे आपको लिखा रहेगा, आपके पास CH4, और यहाँ पे अगर मैं आयोडीन लिखूं तो इसके ऊपर आपको क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे आपको लिखा रहेगा HiO3। ठीक है, और उस केस में आप देखेंगे कि जो आपका फॉर्मेशन होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका CH3I। ठीक है, और ये अब रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि वाई वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 एंड HiO ड्यूरिंग द आयोडीनेशन ऑफ एल्केन। तो अब हम लोग ये चेक करते हैं कि आखिर एल्केन की रिएक्टिविटी हैलोजन के साथ किस तरीके का होगा, क्या हर एक तरीके का एल्केन हैलोजन के साथ एक जैसा रिएक्ट करेगा। तो अब हम लोग चेक कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्केन्स विथ हैलोजन एटम्स। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर है कि वैसे एल्केन जिसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होता है 2 डिग्री हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्केन से, और इसका 2 डिग्री वाले का ज्यादा होता है 1 डिग्री हैलोजन कंटेनिंग एल्केन से। तो जिस एल्केन के पास 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम है वो जल्दी रिएक्ट करेगा किसके साथ, हैलोजन के साथ। 2 डिग्री वाला उससे थोड़ा कम रिएक्ट करेगा, और 1 डिग्री वाला सबसे कम रिएक्ट करेगा। इसको आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास ये कुछ एग्जाम्पल है, देखिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कार्बन को पहचानना है। तो देखिए ये जो कार्बन है ये 3 अनदर कार्बन के साथ अटैच है, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे क्या, 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे भी देखिए ये हाइड्रोजन जो है ये 2 अनदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे। और 2 डिग्री कार्बन एटम से अटैच जो भी हाइड्रोजन होता है दैट इज नोन एज 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे देख लीजिए ये जो कार्बन है ये अनदर 1 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन एटम। तो इससे जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड होगा दैट हाइड्रोजन इज नोन एज 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो ये एल्केन की अगर रिएक्टिविटी देखें तो इसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन है, इसके पास 2 डिग्री हाइड्रोजन है, और इसके पास 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो अगर आप रिएक्टिविटी चेक करें तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा 3 डिग्री वाला रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री वाला, और सबसे कम जो रिएक्ट करेगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन जो होगा वो हैलोजन के साथ कम रिएक्ट करेगा। तो चलिए हमने डिस्कस किया कि कैसे 3 डिग्री हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्केन्स का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है 2 डिग्री हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्केन से, और 2 डिग्री का ज्यादा होता है 1 डिग्री हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्केन से। तो देखिए इसका रीजन क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि जो आपका रेट होता है, ठीक है, जो रेट होता है हैलोजिनेशन का या किसी भी रिएक्शंस का जो रेट होता है, रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शंस का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे कि जिस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अभी आपने ऑर्डर क्या देखा, अभी आपने ऑर्डर देखा कि 3 डिग्री
हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्केन्स का जो होता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजिनेशन, हैलोजन एटम के साथ ज्यादा होता है 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम से और 1 डिग्री हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्केन से। इसका रीजन क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास CH3 है और ये आपके पास CH3 है और यहाँ पे आपके पास क्या है CH3 है और इससे एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास है ये आपके पास CH3 है, ये आपके पास CH है और ये H है और ये आपके पास CH3 है और तीसरा हमारे पास CH3 है और यहाँ पे क्या है जी CH2 और मैं यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ H है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन, इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन और इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। यानी अगर आप डिग्री ऑफ कार्बन देखें तो यहाँ पे क्या है ये वाला जो है ये 3 अनदर कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए हम इसको 3 डिग्री बोल रहे हैं, जबकि ये सब क्या है 1 डिग्री है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा तो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री है। यहाँ पे देखिए ये भी आपका 1 डिग्री है और ये भी आपका 1 डिग्री है। अब हम इनका अगर फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, तो देखिए फ्री रेडिकल्स में किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, होमोलिसिस होता है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है इक्वली शेयर्ड हो जाता है और ऐसा शेयर्ड होने से अब आपके पास एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा और वो कुछ इस तरीके से होगा CH3 होगा और यहाँ पे आपके पास CH3 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास CH3 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास फ्री रेडिकल आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस बॉन्ड को अगर आप होमोलिटिकली तोड़ेंगे तो ये इधर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है वो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल्स बन रहा है और ये फ्री रेडिकल्स कुछ इस तरीके से बनेगा। सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी आप इसको होमोलिटिक फिजन करिए तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। देखिए सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इक्वली शेयर्ड है यहाँ पे, तो इस तरीके से दोनों एटम का कब्जा है उसके ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हुआ वो फ्री रेडिकल्स बना प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स का और ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। और आप क्या जानते हैं कि जो 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स होता है वो मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री से और 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है किससे 1 डिग्री से। ये पॉइंट आपको आना चाहिए, ठीक है, कि आपका 3 डिग्री जो फ्री रेडिकल्स होता है वो 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल कार्बन से और 1 डिग्री ये आपका फ्री रेडिकल्स कार्बन से। तो आप क्या देख रहे हैं क्यों स्टेबल होता है, ये सब बातें हमने जीओसी में डिस्कस किया था। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे तो 3 डिग्री में ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, 2 डिग्री में कम है और 1 डिग्री में और भी कम है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका रेट है वो रेट किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे। और 3 डिग्री कंटेनिंग जो आपका एल्केन है उससे जो आपका बन रहा है फ्री रेडिकल्स यानी इंटरमीडिएट वो 3 डिग्री बन रहा है और 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। यही रीजन है कि हम बोलते हैं कि जब हैलोजन के टुवर्ड्स अगर आप रिएक्टिविटी देखें एल्केन का तो ऐसे केस में आप क्या बोलते हैं कि 3 डिग्री एल्केन 3 डिग्री हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्केन की रिएक्टिविटी 2 डिग्री हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्केन से ज्यादा होगा और 2 डिग्री का ज्यादा होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग एल्केन से। तो ये रीजन है जिसके चलते हम ये बोलते हैं कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्केन्स होता है विथ हैलोजन एटम उसमें हम बोलते हैं कि 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम ग्रेटर देन 2 डिग्री और 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो यहां से आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि आखिर हम ऐसा क्यों लिखते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर जब भी हैलोजिनेशन होता है एल्केन में तो वो किस मैकेनिज्म से होता है और जब मैकेनिज्म स्टार्ट होता है तो वो मैकेनिज्म किस तरीके से प्रोसीड करता है, उसके नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं, उनके हर एक स्टेप्स का नाम क्या होता है। तो जो मैकेनिज्म ऑफ हैलोजेंस की बात हम करते हैं इसमें हम बात करते हैं कि एल्केन में जब भी आप हैलोजिनेशंस की बात करते हैं तो इसमें जो मैकेनिज्म होता है वो होता है फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। और फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके 3 स्टेप्स में प्रोसीड होता है। इसका जो स्टेप्स 1 होता है उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन, स्टेप सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपगेशन और स्टेप थर्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। इसको फ्री रेडिकल्स चेन मैकेनिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट का जो फॉर्मेशन होता है और वो जो इंटरमीडिएट होता है वो इंटरमीडिएट आपका होता है फ्री रेडिकल्स। इसलिए
इसको हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि फ्री रेडिकल्स में आप 3 स्टेप्स में रिएक्शंस को कराते हैं और ये स्टेप आपके सामने है। इनिशिएशन है, प्रोपगेशन है और टर्मिनेशन है। इनिशिएशन का मतलब क्या हुआ? इनिशिएशन का मतलब हुआ कि रिएक्शंस स्टार्ट होगा इस स्टेप में, यानी इस स्टेप में फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। प्रोपगेशन का मतलब होता है कि रिएक्शन कुछ टाइम तक प्रोसीड करेगा। तो इस वाले स्टेप में क्या होगा कि एक फ्री रेडिकल और एक नॉन फ्री रेडिकल स्पीसीज आपस में कंबाइन होते रहेंगे, ये रिपीट होता रहेगा। और टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन में आप देखेंगे क्या कि टर्मिनेशन में अब रिएक्शन स्टॉप हो रहा है, यानी रिएक्शन जब आप जानते हैं कि कोई रिएक्शन चलता है तो आफ्टर सम टाइम वो स्टॉप होता है, और स्टॉप होता है उसी टर्म को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टर्मिनेशन बोल रहे हैं। और टर्मिनेशन में आप देखिएगा कि टू फ्री रेडिकल जो होगा वो आपस में जब मिल जाएंगे तो ऐसे कंडीशंस में जो आपका ये रिएक्शन होगा वो टर्मिनेट होगा, यानी रुक जाएगा। तो ये 3 स्टेप है जिसको हम लोग वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन की। ठीक है, तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आप मैकेनिज्म की बात करते हैं तो जो आपका मैकेनिज्म होता है, ये जो मैकेनिज्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल चेन सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, ये पॉइंट अपने को समझ में आ गया। फ्री रेडिकल्स क्यों बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स इसके बोलने के पीछे है कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो आपका इंटरमीडिएट जो है वो आपका यहाँ पे फ्री रेडिकल है। ठीक है, इंटरमीडिएट जो बनता है वो क्या बनता है, वो आपको बनता है फ्री रेडिकल। यहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, जब फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है तो हम सभी जानते हैं कि फ्री रेडिकल अगर कोई भी बनता है तो उसके पीछे का जो रीजन है वो होता है होमोलिटिक फिजन। ठीक है, तो यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होता है, या आप बोल सकते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। क्या होता है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, थोड़ा समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास क्लोरीन है और आपके पास क्या है, ये क्लोरीन है। तो आप जानते हैं इन दोनों के बीच में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड होंगे। तो होमोलिटिक में क्या होगा कि जब भी ये ब्रेक होंगे तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को इक्वली लेके जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ये दोनों इक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपने अपने साथ लेके चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको एक स्पेसिज मिलेगा, और स्पेसिज कहलाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर एक बिंदिया लगा देना है आपको, और वो कहलाएगा फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे आपको कितना फ्री रेडिकल्स मिला, 2 फ्री रेडिकल्स मिला। सेम उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके का केस है, आपके पास है CH3 और आप इस C और H के बीच का बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको C और H के बीच के जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इक्वली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये आधा इधर जाएगा और आधा इलेक्ट्रॉन जो होगा इधर जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे आपको 2 अलग अलग फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपको इस तरीके से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसको करने के लिए आपको यहाँ पे एनर्जी की जरूरत होती है। आपको यहाँ पे क्या देना होता है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसी फेनोमेना को हम लोग होमोलिटिक फिजन बोलते हैं। तो होमोलिटिक फिजन में आपको ये बातें समझ में आ गई कि किस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है। और जब बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड होते हैं, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इक्वली दोनों के बीच में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के नाम से भी जानते हैं, और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा आइए हम समझते हैं कि हम एल्केन के अंदर थोड़ा बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन एल्केन बात करें, ठीक है, क्योंकि देखिए बॉन्ड टूटने के लिए आपको बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी की बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एल्केन में जो हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ की। किसकी बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ की। तो अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो आप देखेंगे क्या कि जो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है और जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, इसको अगर आप चेक करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम होता है, जबकि आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.091 एंगस्ट्रम होता है।
यानी कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ कम है। तो अगर आपको बॉन्ड तोड़ना है तो पहले क्या टूटना चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटना चाहिए और फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक और बॉन्ड लेंथ हम चेक करेंगे और वो बॉन्ड लेंथ चेक करेंगे किसका? क्लोरीन का। ठीक है, तो Cl का भी हम लोग अगर यहाँ पे बॉन्ड लेंथ अगर चेक करें तो हम क्या देखेंगे कि Cl का जो बॉन्ड लेंथ है वो आपका लगभग कितना आता है? 1.99 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, हालांकि हम ये बॉन्ड लेंथ हेलोजन के लिए थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हेलोजन में देखिए, हेलोजन के लिए आपके पास क्या क्या आएगा? आपके पास आएगा फ्लोरीन, आपके पास आएगा ब्रोमीन और आपके पास क्या आएगा? आयोडीन। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव कर रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, और साइज इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये पॉइंट हम ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में जाने या डिस्कस किए हैं कि साइज बढ़ने से क्या होता है? बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ता है। तो अगर डेटा देखें तो यहाँ पे इसका डेटा होता है 1.42 एंगस्ट्रम। ठीक है, यहाँ पे 1.99 एंगस्ट्रम हो गया, इसका हो गया 2.28 एंगस्ट्रम, और आगे अगर बढ़ते हैं तो ये होता है आपका 2.67 एंगस्ट्रम। तो आप क्या देख रहे हैं कि फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ अगर जा रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है? तो उधर बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, बॉन्ड लेंथ के। तो अगर आप देखिएगा कि अगर आपके पास क्या है, अगर आप देखिएगा कि अगर आपके पास जब भी हेलोजिनेशन की बात होगी तो हेलोजिनेशन में अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये जरूर डिस्कस करना पड़ेगा कि मान लीजिए कहीं पे आपके पास Cl बॉन्ड तोड़ना हो और कहीं पे आपको CH बॉन्ड तोड़ना हो। ठीक है, तो इसमें कौन जल्दी टूटेगा? आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है? तो क्लोरीन का ज्यादा है। ठीक है, तो ये आसानी से क्या होगा? ब्रेक होगा। उसी तरीके से अगर क्लोरीन क्लोरीन का आप कंपेयर किसके साथ करें तो आप कार्बन और कार्बन के साथ करें तो वैसे केस में भी अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड लेंथ जो आपका क्लोरीन का है वो आपका ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्लोरीन जल्दी फ्री रेडिकल बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखिएगा कि इसमें और इसमें, तो अगर डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बनना चाहिए किसका? ये वाला बनना चाहिए, लेकिन बनता किसका है? हाइड्रोजन का बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, क्योंकि वहां पे जो क्लोरीन का एब्स्ट्रैक्शन पावर होगा वो हाइड्रोजन से रिलेट करता है, वो हाइड्रोजन को इजिली लेके जाना चाहेगा कंपेयर टू कार्बन। इसलिए यहाँ पे हम लोग जो ब्रेक करेंगे वो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे जी? ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब आइए अब हम समझते हैं कि अब जो आपका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन किस तरीके से होता है, ये पॉइंट को अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हमने अभी बॉन्ड लेंथ को डिस्कस कर लिया और हमने ये देख लिया कि किस तरीके से आपका रिएक्शंस जो होता है उसमें होमोलिटिक फिजन होता है और होमोलिटिक फिजन में किस तरीके से बॉन्ड आपका क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। अब आइए हम मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैकेनिज्म की बात करते हैं तो अगर हम स्टेप 1 की बात करते हैं तो स्टेप 1 को हम लोग नाम दिए थे और वो क्या था? वो था आपका इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन स्टेप में होता क्या है? इनिशिएशन आपको स्टेप जो होता है उस स्टेप में क्या होता है इस पॉइंट को हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए नाम से ही आपको ये बात क्लियर है कि यहाँ पे जो भी होगा वो रिएक्शंस को इनिशिएट करने वाला ही कोई प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले होमोलिटिक फिजन ऑफ क्लोरीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेलोजन की हम क्या करेंगे? और हेलोजिनेशन में हम लोग सबसे पहले हेलोजन को फ्री रेडिकल्स में बदलेंगे और हम ये समझ रहे हैं कि हम क्लोरीन X2 के जगह पे हम यहाँ पे क्लोरीन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में होमोलिसिस होगा, यानी आपके पास Cl जो है और ये जो Cl है ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो H न्यू, यानी यहाँ पे आपको हिट देना पड़ेगा, उसमें ये क्या करेगा कि दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड है वो टूट के यहाँ पे आपको 2Cl फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया? क्लोरीन फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। याद रखिएगा
यहाँ पे Cl पहले टूटता है कंपेयर टू CH और CC बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इसका ज्यादा है तो ये आसानी से टूट पाता है उनके कंपेयर में। अब देखिए अब क्या होगा, अब हम अगर यहाँ पे बात करें कि अगर हम प्रोपगेशन दूसरा जो स्टेप है उसकी डिस्कस करें, तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, तो स्टेप टू में देखिए, स्टेप टू को हमने क्या बोला, तो स्टेप टू को हमने बोला प्रोपगेशन। ठीक है, प्रोपगेशन में क्या होगा कि रिएक्शन कुछ देर तक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, और इसके लिए ये अलग अलग तरीके से क्या होगा, रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि आपके पास CH4 है, तो उसमें से हम उसको CH4 को कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल्स आया, ये फ्री रेडिकल्स क्या किया कि अब इसके ऊपर अटैक किया, अब ये इसके ऊपर अटैक किया और इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रॉन को इधर ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन को ये इधर ले लिया, और इस तरीके से आपको यहाँ पे एक और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया और ये बना मिथाइल फ्री रेडिकल, और यहाँ से आपको बाहर निकल गया क्या, HCl। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया। तो प्रोपगेशन में पहला स्टेप आपने क्या देखा कि प्रोपगेशन में फर्स्ट स्टेप में एक नॉन फ्री रेडिकल और एक फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, और ये प्रोसेस आपको चलता रहेगा। ठीक इसी तरीके से आपके पास क्या होगा कि जो आपका ये CH3 फ्री रेडिकल्स बना है, ये CH फ्री रेडिकल्स फिर किसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और रिएक्ट करके क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन अपना इधर लेके आएगा, और ऐसे कंडीशंस में आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज CH3 और यहाँ पे Cl बन जाएगा और यहाँ से फिर एक फ्री रेडिकल्स बन जाएगा। अब ये जो स्टेप होता है, अगर मान लीजिए आप इसको A स्टेप माने और इसको B स्टेप माने, तो अब ये दोनों स्टेप रिपीट होता है, ठीक है, ये दोनों स्टेप क्या होता है, रिपीट होता है, और फिर क्या करेगा Cl जो है वो Cl फ्री रेडिकल्स फिर किसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर CH4 के साथ रिएक्ट करेगा, और फिर आपको CH3 फ्री रेडिकल्स बनेगा, और फिर CH3 फ्री रेडिकल्स किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ रिएक्ट करेगा, और फिर आपको CH3Cl, और इस तरीके से यहाँ पे बनता है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ और भी स्टेप प्रोसीड कर जाता है, ठीक है, जिसमें आप देखते हैं क्या है कि पॉली हेलोजिनेशन प्रोडक्ट भी पॉसिबिलिटी कुछ मिलने के चांसेस होते हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपका क्या बना, ये बना आपके पास CH3Cl। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से आपका क्या बनेगा, जो Cl फ्री रेडिकल्स है, ये Cl फ्री रेडिकल्स फिर इनके साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, और फिर यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, और ये कुछ इस तरीके से बनाएंगे CH2Cl2, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, H फ्री रेडिकल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये रिपीट होता जाएगा और ये आपको क्या होगा, ये H और HCl हो जाएगा, और ये रिपीट होता जाएगा, और रिपीट होके ये फाइनली किस तरीके से बना देगा, CCl4 बना देगा। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि कुछ पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे आपको पॉली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट भी आपको क्या हो जाए, बन जाए। तो इस तरीके से ये प्रोपगेशन स्टेप चलता है, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेप है वो लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन, ठीक है, जो आपका लास्ट स्टेप है स्टेप 3, इस स्टेप 3 को हम क्या नाम दे रहे हैं, इस स्टेप 3 का नाम है टर्मिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, कुछ देर बाद यहाँ पे रिएक्शंस क्या होगा। तो याद रखिएगा टर्मिनेशन के लिए आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी 0 होता है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन रुक रहा है तो इसको एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको यहाँ पे ग्राफ अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो इधर एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ होगा और इधर अगर मान लीजिए कि टाइम का ग्राफ होगा या रेट कुछ भी, तो यहाँ से आप ये इस तरीके से नीचे गिरता हुआ ग्राफ आपको मिलेगा। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। तो ये ध्यान रखिएगा कि टर्मिनेशन में एक्टिवेशन एनर्जी की आपको जरूरत नहीं होती है, और टर्मिनेशन में फाइनली क्या होता है, जो आपका रिएक्शन होता है वो स्टॉप होता है, यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो आपको क्या हो जाता है, स्टॉप होता है। तो ऐसे केस में स्टॉप होने के पीछे क्या है कि यहाँ पे कुछ साइड जो होता है रिएक्टेंट्स होते हैं, और वो साइड रिएक्टेंट्स फिर आपस में कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो जो Cl फ्री रेडिकल्स और Cl फ्री रेडिकल्स ये आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, Cl2, ठीक है। उसी तरीके से दो फ्री रेडिकल्स जब यहाँ पे कंबाइन होने लगेंगे तो आप समझ लीजिए कि अब वो क्या केस हो गया, तो वो आपका टर्मिनेशन का केस हो गया, ठीक है। उसी तरीके से तो ऐसे केस में आप क्या देखेंगे कि कुछ हायर एल्केन का भी फॉर्मेशन यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है।
तो ये आपका कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखेंगे कि यहाँ पे कुछ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में भी कुछ आपको स्पीसीज मिलेंगे। तो ये जो केस है, ये सारा जो केस है, ये किसका है? ये आपको मैकेनिज्म है किसका? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और आपने इसको 3 स्टेप में देखा। ठीक है, तो ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब आपको बोल रहा है कि किस रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, और आपको यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है। क्या क्या रिएक्शन दिया है? देखिए फर्स्ट जो दिया गया है वो दिया है CH4 का रिएक्शन। अगर आप Cl के साथ करा रहे हैं तो आपको बन रहा है क्या? CH3 फ्री रेडिकल्स, और प्लस आपको बन रहा है क्या जी? HCl। बी जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है Cl और इसके ऊपर H न्यू दिया हुआ है, और ये आपको बना Cl फ्री रेडिकल्स। सी जो ऑप्शन दे रहा है उसमें आपको दे रहा है CH3 फ्री रेडिकल्स प्लस CH3 फ्री रेडिकल्स, और फाइनली ये किस में बदल रहा है? ये आपको CH3 और CH3 में बदल रहा है। और डी जो ऑप्शन आपको दिया है वो आपको दिया है CH3 और प्लस Cl और Cl, और फाइनली ये किस में बदल रहा है? CH3Cl और प्लस Cl फ्री रेडिकल्स। तो अब आप यहाँ से पहचानिए कि किस रिएक्शंस के लिए, किस स्टेप के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होगी। तो देखिए ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ये आपका प्रोपगेशन का है। ठीक है, तो प्रोपगेशन में तो एनर्जी चाहिए जी। ठीक है, ये भी आपका टर्म है, ये जो है आपका इनिशिएशन का है। ठीक है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है टर्मिनेशन का है, और ये वाला भी प्रोपगेशन का है। तो अभी आपने सीखा कि टर्मिनेशन के केस में कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपको याद रहेगा कि जो टर्मिनेशन होगा, और टर्मिनेशन में आपको क्या नहीं बनेगा, क्या नहीं यूज होगा? तो एक्टिवेशन एनर्जी की यूज नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और देखिए, कहीं कहीं आपसे पूछता है कि जो HCl होता है ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है कि नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि HCl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब चलिए यहां से देखिए दो तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड। किससे पूछा जाता है? मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप अपने को समझना है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे दो चीज पढ़ सकते हैं। एक आपको मिलेगा मोनो हेलोजिनेशन। ठीक है, मोनो हेलोजिनेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास CH4 है, और आपने क्या किया? Cl2 लिया, और यहाँ पे आपने H न्यू दिया, और यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन को हटाया और एक क्लोरीन को ऐड कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनो हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? मोनो हेलोजिनेशन। तो मोनो हेलोजिनेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो जो आपका मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट होता है, हेलोजिनेटेड जो आपका प्रोडक्ट होता है, ये आपका जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का जो नंबर होता है वो होता है इक्वल्स टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। जितने टाइप्स के हाइड्रोजन एटम्स किसी भी एल्केन में होंगे उतने टाइप्स के मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। और आप ये जानते हैं कि जो टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आप बोलते हैं कि ये इक्वल होता है किसके? टाइप्स ऑफ कार्बन एटम के। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको समझते हैं कि कैसे आप बोलिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे बोला जाए कि आपको मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है, किसमें? आपको मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है CH3 और CH3 में। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें हमको क्लोरीन के साथ क्या करना है? रिएक्ट कराना है। तो बताइए कि कितना मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आपको यहाँ पे टाइप पता करना पड़ेगा। तो देखिए ये कार्बन और ये कार्बन दोनों एक ही टाइप के हैं, सेम टाइप है। ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। ठीक है, और दोनों की कनेक्टिविटी भी सेम है। कैसे? अगर इसको अगर आप देखें, इस कार्बन को, तो ये CH3 ग्रुप से अटैच है, और इस कार्बन को अगर देखें तो ये CH3 ग्रुप से अटैच है। तो ऐसे केस में ग्रुप सेम है और सेम है, तो इसलिए इन दोनों की रिएक्टिविटी भी एक जैसी होगी, और इनसे अटैच हाइड्रोजन भी कैसा होगा? एक जैसा होगा। तो ऐसे केस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3Cl। ठीक है, आप Cl इधर लगाइए या इधर लगाइए, कहीं भी लगाइएगा, दोनों का जो नेम होगा वो एक ही होगा, और जब नाम ही एक है तो प्रोडक्ट एक ही कहलाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे हम। दूसरा देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास CH3 है, आपके पास CH2 है, और आपके पास क्या है जी? CH3 है।
अब इसका आप क्लोरीनेशन कराइए और क्लोरीनेशन करा के हमें बता दीजिए कि इसमें कितना पॉसिबल कार्बन, कितना पॉसिबल मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से पता करना पड़ेगा, ये जो है ये आपका 1 डिग्री है और ये भी क्या है जी 1 डिग्री है, जबकि ये जो है आपका क्या है 2 डिग्री है। तो यहाँ पे दो तरीके के हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम है, ये कार्बन और ये कार्बन एक जैसा है, तो इनसे अटैच जो भी हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन कैसा होगा, एक जैसा होगा। जबकि ये वाला अलग टाइप का है, तो यहाँ से दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक बार आप क्या करिए, यहाँ से क्लोरीन लगाइए और एक बार यहाँ से क्लोरीन लगाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप क्लोरीन लगा रहे हैं या यहाँ पे लगा रहे हैं, बात एक ही है। तो इस तरीके से आप एक बनाइए CH3 और ये आपका हो गया क्या CH2, और फिर आप CH2 और यहाँ पे Cl, और फिर दूसरा जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH और ये हो गया Cl और ये हो गया आपका CH3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पूछा जाएगा। अच्छा, एक और यहाँ पे केस पूछा जाएगा कि इंक्लूडिंग स्टीरियो और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इंक्लूडिंग स्टीरियो दे दे तो आपको स्टीरियो आइसोमर्स भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। अगर इसमें देखिए, ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोले कि एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स बताइए, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, या ऑल आइसोमर्स अगर दे दे, याद रखिएगा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ये एसआई का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मत समझिएगा, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम है, तो यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है और इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको अगर देखिएगा तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स भी आप अगर देखेंगे तो स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पे 0 है, तो आपको 2 ही आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, जब तक कायरल प्रोडक्ट नहीं बनेगा तब तक आप स्टीरियो आइसोमर्स की बात नहीं करेंगे। तो स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पे नहीं बनेगा, तो फाइनली यहाँ पे आपको कितना बनेगा, 2 ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, या आप यहाँ पे पूछ सकता है कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे 0 स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये क्वेश्चन है, ये देखिए आपके पास है CH3, आपके पास है CH2 और आपके पास है Cl। ठीक है, Cl नहीं है, CH3 लगाते हैं हम लोग, CH3। और इसका आपको क्या कराना है, मोनो हैलोजिनेशन कराना है। क्या कराना है इसका, आपको मोनो हैलोजिनेशन कराना है Cl2 के साथ। इसको क्या करना है जी, रिएक्ट कराना है। तो आप बताइए कितना पॉसिबल प्रोडक्ट, 2 स्टेप में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो आप बताइए एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, और दूसरा आपको बताना है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो दोनों में क्या आएगा ये आप समझे। तो देखिए जब आपको इंक्लूडिंग पूछे तो उसमें आपको कायरल सेंटर देखना है, और एक्सक्लूडिंग पूछे तो उसमें कायरल सेंटर देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टाइप्स की बात करेंगे। तो देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों ए टाइप के हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये ए टाइप के हैं और ये भी क्या है जी ए टाइप के हैं। ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, तो ये बी टाइप के हैं और ये आपके क्या है, बी टाइप के हैं। तो इसमें टोटल जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे वो टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, आपके पास हुआ CH3 CH2 और ये आपके पास है CH2 और यहाँ पे बना CH2 और ये Cl हो गया। दूसरा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं CH3 CH और ये Cl हो गया और ये CH2 और ये आपका हो गया CH3। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो इस वाले जगह पे देखिए कायरल सेंटर है। ठीक है, तो कायरल सेंटर होगा तो ये एनेंसियोमर्स बनाएगा। क्या बनाएगा, एनेंसियोमर्स का फॉर्मेशन करेगा। आई बात समझ में। तो जब भी आप इसमें इंक्लूडिंग की बात करेंगे तो इसको 2 काउंट करेंगे, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 2 काउंट करना पड़ेगा। और जब भी एक्सक्लूडिंग तो इसको काउंट नहीं करना पड़ेगा। तो एक्सक्लूडिंग में आपको लिखना पड़ेगा 2, जबकि इंक्लूडिंग में आपको लिखना पड़ेगा 1 और 2, ये तो ये कितना हो जाएगा 3। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बताइए और उसमें एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग स्टीरियो की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं। जहां भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बने वैसे केस में आपको ध्यान रखना है कि वहां पे आपको स्टीरियो आइसोमर्स को क्या करना है, कंसीडर करना है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए अगर आपके पास इस तरीके का एक रिएक्शन दिया हुआ है और इसका रिएक्शन बोल रहा है Cl2 के साथ कराओ, ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि बताओ इसमें कितना पॉसिबल मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, आपको बताना है पॉसिबल मोनो क्लोरीनेटेड क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, कितना होगा, ठीक है। तो देखिए आपको अब यहाँ पे देखना होगा कि टाइप्स कितने हैं। तो देखिए ये वाला यहाँ का जो हाइड्रोजन, यहाँ का जो कार्बन या कार्बन और इससे अटैच हाइड्रोजन ये एक जैसा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लोरीन लगाइए, यहाँ पे लगाइए और यहाँ पे लगाइए, कहीं भी एक जगह लगाइए, वो बात एक ही है। तो कुछ इस तरीके से पहला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, HCl यहाँ लगा दीजिए ऐसा, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर इसको देखते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये एक ही जैसा है, तो ऐसे केस में अगर आप देखते हैं तो दूसरा जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, Cl यहाँ लगाइए, ठीक है। और तीसरा देखिए, तीसरा टाइप अगर देखते हैं आप, तो तीसरे टाइप में आप क्या देखते हैं कि ये वाला और ये वाला ये एक जैसा है। तो ऐसे केस में जो आपका थर्ड वाला जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तीनों जगह कहीं भी लगाइए बात एक ही है। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या देख रहे हैं कि जो मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट है वो आप देख रहे हैं कि कितना बना है, 3 बना हुआ है। तो यहाँ पे आंसर आपका कितना हो जाएगा, 3। इसमें कुछ पूछा नहीं है, ठीक है। अगर स्टीरियो नहीं पूछा है तो हम नॉर्मल बातें करेंगे, ठीक है। जब तक वहां पे स्टीरियो पूछे नहीं तब तक आपको स्टीरियो के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिंपली आंसर करना है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये चीज यहाँ पे आपको देख के पता चल गया कि कैसे आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है तो मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या देखना है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब एक चीज और देखिए यहाँ से, कभी कभी आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए आपको अभी तक हमने क्या दिया था, एक कंडेंस फार्मूला लिख के आपको क्वेश्चन पूछा था। लेकिन अब कंडेंस फार्मूला ना पूछ के आपसे सिंपल एक मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछे C4H10 और बोले कि इसका मोनोक्लोरिनेशन कराइए और मोनोक्लोरिनेशन के साथ ऑल पॉसिबल मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बताइए, ऑल पॉसिबल मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बताइए, मोनो हेलो हेलो नहीं क्लोरीनेटेड लिखता हूं, आपको ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बताइए, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है मोनो हेलोजिनेशन का, याद रखिएगा ये मोनो हेलोजिनेशन की हम बात कर रहे हैं, यानी आपको यहाँ पे मोनो हेलोजिनेशन कराना है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये केस किसका है, मोनो हेलोजिनेशन का, और यहाँ पे क्लोरीन है तो हम इसको मोनो क्लोरीनेशन के नाम देंगे। तो कितना मोनो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट होगा या कितना मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट होगा, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए जब भी इस तरीके का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखना पड़ेगा। कब लिखना पड़ेगा, जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज गिवन, इन दैट कंडीशन यू हैव टू राइट फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 4 कार्बन का हम बना रहे हैं, तो आपके पास है CH3, CH2, CH2 और CH3, नॉर्मल ब्यूटेन आपका हो गया। और दूसरा जो बनता है वो बनता है आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो ये आपका हो गया आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब इनको अलग अलग से आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोरीनेशन कराना पड़ेगा, इनको क्या कराना पड़ेगा, क्लोरीनेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इनका क्लोरीनेशन कराइए, ठीक है। तो जब आप इनका क्लोरीनेशन कराइएगा तो अब आपको यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, ये देखिए ये वाला और ये वाला कार्बन एक जैसा है तो इनसे अटैच हाइड्रोजन भी एक जैसा होगा। दूसरा देखिए ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक जैसा है तो इनसे अटैच हाइड्रोजन भी एक जैसा होगा। अब कैसे पहचानोगे, देखो जिसको टाइप देखना है उस ग्रुप को, उस कार्बन वाले ग्रुप को अपने से ऐसे घेर लीजिए और अब देखिए इससे क्या अटैच है, तो इससे प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, तो इसको मान लीजिए ए टाइप। अब देखिए इसको पकड़िए और इसको देखिए किससे जुड़ा हुआ है, तो प्रोपाइल ग्रुप से। तो ये कैसा दिख रहा है, ये और ये एक जैसा दिख रहा है, तो इन दोनों को आप एक टाइप मानेंगे, वन टाइप मानेंगे, ठीक है। उसी तरीके से देखिए इसको आप पकड़ लीजिए, तो देखिए इधर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर क्या है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब इसका टाइप पहले वाले से डिफरेंट है तो इसको सेकंड टाइप मान लीजिए। इसको देखिए एक तरफ मिथाइल से जुड़ा है और एक तरफ इथाइल से जुड़ा है, तो ये कैसा है,
ये ऐसा है, एक दूसरे जैसा है, तो ये दोनों एक दूसरे जैसा है। तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 टाइप्स के हैं। तो जब हाइड्रोजन 2 टाइप्स के हैं तो यहाँ से आपके प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो यहाँ से आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट 2 टाइप्स के बनेंगे। तो एक तो नॉर्मल आप बना लीजिए ऐसा, यहाँ पे कुछ भी स्टीरियो की बात नहीं की जा रही। अगर स्टीरियो की बात की जाएगी तो आप स्टीरियो को भी कंसीडर करेंगे, जहां भी कायरल सेंटर बनेगा उसका एनेंसियोमर्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। और जो दूसरा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH Cl CH2 और CH3, तो दो यहाँ से बन गया। अब देखिए यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला वन टाइप के हैं, और ये जो है ये दूसरे टाइप का है, ठीक है। कैसे करेंगे अभी हमने आपको बता दिया। तो यहाँ से आप 2 टाइप्स का बना लीजिए। तो ये बनेगा आपका CH2 CH CH3, और ये आपका हो गया CH3, और जो दूसरा टाइप का बनेगा वो बनेगा CH3 C Cl, और इधर जोड़ दीजिए CH3 और इधर जोड़ दीजिए CH3। तो आपके पास यहाँ से कितना बन गया 2, और यहाँ से कितना बन गया 2, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना बन गया 4। ये 4 कौन बना, ये 4 बना एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ये 4 कैसा बना, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, याद रखिएगा ये 4 एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। अगर आपसे स्टीरियो आइसोमर्स पूछता तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, कायरल सेंटर है, ठीक है। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, मोनोक्लेशन कराएंगे तो कितना मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप जब लिखेंगे और इसका Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए पहले तो टाइप्स ऑफ कार्बन चेक करिए। तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे जो कार्बन है टर्मिनल, ये सब एक जैसे हैं। तो इनसे अटैच जो भी हाइड्रोजन होगा वो सब एक जैसा होगा। और ये सेंट्रल वाला जो कार्बन है ये दूसरे टाइप का है। लेकिन खासियत क्या है कि सेंट्रल वाले के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, और जब हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पे क्लोरीनेशन नहीं होगा। तो ऐसे केस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके का, CH2, और ये आपका हो जाएगा Cl और ये सॉरी CH3 और ये हो जाएगा आपका CH3। तो नियोपेंटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, और एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। कितना प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इस पॉइंट को अपने को ध्यान में रखना है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये पॉइंट आई होप समझ में आ गया। अच्छा, एक और यहाँ पे चर्चा किया जाता है, और वो किया जाता है, क्या होता है देखिए यहाँ पे अगर हम क्लोरीनेशन की बात करें, ठीक है, कि किस तरीके से ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो अब यहाँ पे हम एक डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट को, वो पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। हम रिलेटिव बात कर रहे हैं, रिलेटिव हाइड्रोजन, रिलेटिव हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन रेट, एब्स्ट्रैक्शन रेट बाय हैलोजन, ठीक है। हैलोजन एटम के द्वारा जो रिलेटिव रेट होगा वो क्या होगा। तो पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, ठीक है। देखिए क्लोरीनेशन जो होता है ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव नहीं होता है, इसलिए क्लोरीनेशन में आप देखेंगे क्या कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, और ज्यादातर केस में मोनोक्लोरीनेशन का ही कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। तो इसको आप लिखते हैं मॉडरेट, मॉडरेट सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब होता है कि भाई वो एक ही तरीके से रिएक्शन करना पसंद करता है, ठीक है। लेकिन मॉडरेट का मतलब होता है कि ये हर एक तरीके के हाइड्रोजन को पसंद करता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 3 टाइप पढ़े थे, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये आपने टाइप पढ़ा था। तो रिलेटिव रेट देखिए क्या होता है, रिलेटिव रेट एब्स्ट्रैक्ट करने के क्लोरीन का क्या होता है। तो ये 3 डिग्री को 5 टाइम्स मोर करता है, 2 डिग्री को 3.8 टाइम्स, और इसको 1 टाइम्स करता है, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट पूछूं आपसे ब्रोमिनेशन की, ठीक है, दो ही कॉन्सेप्ट आपको देखना है ब्रोमिनेशन के। देखें तो ब्रोमिनेशन जो होता है वो हाईली सिलेक्टिव होता है। ये आपका क्या होता है, हाईली सिलेक्टिव होता है। हाईली सिलेक्टिव का मतलब है कि ये कुछ विशेष तरीके के हाइड्रोजन को ही बाहर निकालना पसंद करता है, हर एक तरीके के हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो देखिए 3 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन, और आपके पास क्या है 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब इनका अगर इनका रिलेटिव रेट देखेंगे, ठीक है, अगर इनका आप क्या करेंगे रिलेटिव रेट देखेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि इसका रिलेटिव रेट कुछ अलग ही तरीके का है, वो थोड़ा देख लीजिए। और ये रिलेटिव रेट देखेंगे तो 3 डिग्री हाइड्रोजन को देखिए
1600 टाइम्स, मतलब इतना ज्यादा रेट है। और इसको 82, इसको 82 और इसको 1 से। तो ये ज्यादातर रिएक्शंस में प्रीफर करता है 3 डिग्री हाइड्रोजन को ही बाहर निकालने का। ये पॉइंट याद रखिएगा कि ब्रोमीन प्रीफर 3 डिग्री हाइड्रोजन मच मोर देन 1 डिग्री हाइड्रोजन, याद रखिएगा। तो इसलिए ब्रोमिनेशन के केस में आप देखेंगे क्या कि ब्रोमिनेशन के केस में आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन क्लोरीनेशन में आपने अभी देखा कि हर एक तरीके के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी वहां पे थी, ठीक है। तो ये हाईली सिलेक्टिव नेचर का होता है और ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव नेचर का नहीं होता है। आई बात समझ में? अब आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये रिएक्शन है, ये है आपके पास CH3 और ये आपके पास CH3 है, CH3 है और यहाँ पे आपके पास क्या है जी, H है। अब अगर इसका रिएक्शन, ठीक है, अगर आप इसका रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं, ठीक है, और इसी का रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं, क्लोरीन के साथ कराते हैं, तो प्रोडक्ट क्या पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले मोनोक्लोरिनेशन कराना है आपको। क्या कराना है, मोनोक्लोरिनेशन। तो मोनोक्लोरिनेशन के लिए आपको क्या चेक करना है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। तो देखिए यहाँ पे ये सारे जो टर्मिनल कार्बन है, ये सारे टर्मिनल 1 टाइप के हैं और ये जो कार्बन है ये 2nd टाइप का है। तो इसमें ये हाइड्रोजन अलग टाइप का है और ये हाइड्रोजन अलग टाइप का है। अब देखिए ये जो आपका कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री है, और ये जो कार्बन है ये कैसा है, 1 डिग्री है। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन होगा ये 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा और ये जो हाइड्रोजन होगा ये 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो ब्रोमीन के केस में जब भी आपको ऐसा रिएक्शन आए तो आपको 3 डिग्री को ही निकालना है। तो यहाँ ब्रोमीन किसको निकालेगा, 3 डिग्री। अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 3 डिग्री अगर नहीं है तब हम 2 डिग्री की चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो बनेगा यही बनेगा। लेकिन इस वाले केस में आपको 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा CH3 CH, CH3 CH2Cl और दूसरा बनेगा CH3 और ये आपको टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का ही फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जबकि यहाँ पे 2 तरीके के फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एक आपको हो रहा है आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड और एक आपको बन रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको जब इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन आप करके बताइए, ठीक है, एक क्वेश्चन आप करके बताइए, आपको ये बात आनी चाहिए समझ में। ये वाला क्वेश्चन करिए और इसका आंसर दीजिए। आपके पास है नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, और इस नॉर्मल ब्यूटेन का आपको कराना है ब्रोमिनेशन। हीटिंग दिया है लगभग 130 डिग्री। तो आपको यहां से बताना है मेजर प्रोडक्ट। क्या बताना है यहां से, मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो देखिए जी मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ऑप्शन आपके पास दिया गया है, देखिए ये आपके पास Br है, दूसरा जो ऑप्शन है Br है, तीसरा जो ऑप्शन है Br है और डी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कितना है जी, आपके पास ये वाला है। तो आप यहां से नॉर्मल ब्यूटेन कैसे लिख सकते हैं, देखिए नॉर्मल ब्यूटेन तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। अब इस नॉर्मल ब्यूटेन में देखिए ये और ये एक जैसा है हाइड्रोजन, और यहाँ का हाइड्रोजन एक जैसा है। तो यहाँ पे 2 तरीके के हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन और एक 1 डिग्री हाइड्रोजन। और 2 डिग्री हाइड्रोजन का रिलेटिव एब्स्ट्रैक्शन रेट ब्रोमीन का ज्यादा होता है, किसके कंपेयर में, 1 डिग्री के। तो इसलिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको ये ब्रोमीन क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करके इसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो आपका आंसर जो होगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ए आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से मोनोहैलोजेनेटेड वाले प्रोडक्ट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और किस तरीके से कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे।